हेलो स्टूडेंट्स। हंस रहे हो? आज हम आप आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय एटम और एटम क्यों इंडिविजिबल है क्या डिविजिबल है, इसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं इस चैप्टर में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, सो एग्जैक्टली क्या क्या है इस चैप्टर में। तो बच्चा देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पहला एटॉमिक मॉडल किसने डिस्कवर किया? थॉमसन गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस। एंड उसके बाद रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल न्यूक्लियस आया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पहले पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी है बच्चा। तो वी हैव लर्न दैट atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. What is matter? What is matter? Anything which occupies space and has mass, it is called as matter. Okay, anything which occupies space and has mass, it is called as, क्या बोलेंगे उसको? Matter. Okay, so matter जनरली बच्चा तीन स्टेट्स होते हैं। कौन से स्टेट होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन से स्टेट होते हैं? सॉलिड, लिक्विड and gas. Okay, so we have learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of क्या होता है? Matter. Fundamental building blocks of matter. It is, and इसमें हमें स्टार्टिंग करना है। देखो, स्टार्टिंग करना है पहले तो पहले देखो, इधर है गोल्ड, गोल्ड फॉइल एंड एटम्स ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। एंड सेकंड क्वेश्चन है, आर एटम्स रियली इंडिविजिबल? एटम्स रियली इंडिविजिबल है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा बच्चा। इस क्वेश्चन के जो जो दो क्वेश्चन आपके बोर्ड के पास दिख रहे हैं, तो वो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा इस चैप्टर में। क्या क्या क्वेश्चंस है? व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, एंड आर एटम्स आर रियली इंडिविजिबल। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। Now we shall find out the answer to these questions in this chapter. Okay, so what is the activity? आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है। तो बच्चा देखो क्या एक्टिविटी है। Comb draw here. Does the comb then attract small pieces of paper? Comb draw है, अगर comb पता है आपको, okay, तो does the comb then attract the small pieces of paper? Is it so? Okay, हो जाएगा क्या? Comb dry here. Does the comb then attract small pieces of paper? हम कौन से क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं? हम कौन से क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चा? हम कौन से क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं? द क्वेश्चन इज, एटम्स इज रियली इंडिविजिबल? एटम्स इंडिविजिबल है क्या नहीं, उस क्वेश्चन का बच्चा हमें आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले comb draw here. Does the comb then attract small pieces of paper? इसके लिए ये देखो एक्सपेरिमेंट है, ये देखो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। अगर बच्चा रब किया, तो बच्चा रब करने से कौन सा तो फिनोमिना आता होगा। ओके, उसमें कुछ तो फिनोमिना आता होगा, तो फिनोमिना की वजह से बच्चा वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, वो कॉम जो हमने कॉम किया था, वो क्या कर रहा है? अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद है बच्चा देखो, रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ। सेकंड एक्टिविटी है, पहला एक्टिविटी हो गया। सेकंड एक्टिविटी है, रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रॉड नियर एन inflated balloon. ग्लास रॉड अट्रैक्ट द बलून। एक्टिविटी देखो क्या है, ग्लास रॉड लिया और सिल्क क्लॉथ पे ये ग्लास रॉड क्या किया? रब किया। देख लो, अच्छे से देखना। तो ये सिल्क क्लॉथ पे ये रब किया, तो बच्चा रब करने से क्या हो गया? और अभी देखो, ये जो रब करने के बाद, ये बच्चा रब करने के बाद ये जो पूरा ग्लास रॉड है, मैंने इन्फ्लेटेड बलून के पास लेके गया। ओके, तो क्या हो गया देखो, दिस बलून विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स, देख लो अच्छे से, दिस बलून विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स किसके? ग्लास रॉड के पास जा रहा है। व्हाट, और क्या आपको क्या ऑब्जर्व हो गया? उससे क्या ऑब्जर्व हो गया बच्चा?
Observe what happened. From these activities, can we conclude that on rubbing two objects together, they become electrically charged? हमने बच्चा दो एक्सपेरिमेंट किया. पहला कॉम वाला एक्सपेरिमेंट, ओके, जिसमें मैंने क्या किया, कॉम करने के बाद ओके जो पीसेस ऑफ पेपर लिया और पीसेस ऑफ पेपर के बाजू में जब कॉम हमने उसके उसके नजदीक लाया, उसके विसिनिटी में लाया, तो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगा. ओके, और दूसरा एक्सपेरिमेंट है. दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? दूसरा एक्सपेरिमेंट में किया बच्चा, मैंने ग्लास रॉड को सिर्फ क्लॉथ पे रख किया. बच्चा सिर्फ क्लॉथ पे ग्लास रॉड पे कवर करने के बाद और इंफ्लेमेटेड बलून लिया और इंफ्लेमेटेड बलून को क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा. इससे आपको क्या समझ में आया? फ्रॉम दिस एक्टिविटीज कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज. ये क्या होता है, हो जाता है इलेक्ट्रिकली, क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है. ओके, तो इससे हम ये समझ में आता है हमें कि बच्चा एटम्स में इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स है. ओके, दैट मींस एटम इज डिविजिबल. ओके, जो पहला हमने क्वेश्चन देखा, इज इट एटम इंडिविजिबल है क्या? ओके, उस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया बच्चा, क्या है, एटम्स इज डिविजिबल. एटम कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. ओके, एंड these charged particles are nothing but electron and proton, जिसकी डिस्कवरी की साइंटिस्ट थॉमसन एंड गोल्डस्टेन ने. ओके, इलेक्ट्रॉन साइंटिस्ट एक आया जिसका नाम है चैडविक, और जिसने फाइंड आउट किया बच्चा न्यूट्रॉन पार्टिकल. कौन सा पार्टिकल का फाइंड आउट किया? न्यूट्रॉन पार्टिकल के बारे में. ओके, तो अभी तक हमने जो देखा वो पार्टिकल्स अच्छे तरह से आपको समझ में आया क्या? ओके, तो फ्रॉम these activities can we conclude that on rubbing two objects they become electrically charged. Next, we know that an electrically charged object can attract an uncharged object. Okay, क्या है हमारे पास? We know that an electrically charged object can attract an uncharged object. Okay, so next, where does this charge come from? Within the atoms present in the comb and क्या है बच्चा? ग्लास रॉड. ओके, तो वो किधर से आया? हमने वो जो रबिंग किया, रबिंग करने के बाद बच्चा क्या हो गया, उधर चार्ज प्रोड्यूस हो गया, और वो चार्ज पार्टिकल्स ने अनचार्ज पार्टिकल्स को अपने पास क्या किया बच्चा? अट्रैक्ट किया. ओके, नेक्स्ट these simple experiments tells us that some charged particles are present in the atoms of the matter. ये एक्सपेरिमेंट्स क्या बताएंगे बच्चा? These simple experiment tell us that some charged particles are there. These atoms are present in the matter. Okay, so बच्चा so the atom क्या हो गया? प्रूव हो गया. देखो, so the atom is divisible in nature. Hope you understand. So the atom क्या हो रहा है बच्चा? Divisible in nature हो रहा है. ओके, तो बच्चा हमें पहले क्वेश्चन का आंसर अच्छे से मिल गया. पहला हमारा क्वेश्चन ही यही था बच्चा. पहला क्वेश्चन हमारा था कि एटम इंडिविजुअल है कि नहीं. ओके, जो डाल्टन साइंटिस्ट ने बताया था, डाल्टन एक नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर. वो हमने अभी बताया कि एटम क्या होता है बच्चा? डिविजिबल होता है. इट इज डिविजिबल इनटू थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. चलो ठीक है, तो अभी बच्चा हम देखेंगे एग्जैक्टली many scientists contributed in revealing the presence of charged particles in an atom. Many scientists contributed in revealing the presence of charged particles in an atom. Exactly atom में charged particles होगा कि नहीं, उसके बारे में फाइंड आउट कर रहे थे बच्चा. उसका पहला अटेम्प्ट जे थॉमसन इस साइंटिस्ट ने किया. ओके, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में स्टार्टिंग है. It was known by 1900 that the atom was not a simple indivisible particles but contained at least one subatomic particles. बच्चा subatomic particles के बारे में आपको मैंने बोला ही है. subatomic particles क्या होंगे? subatomic particles क्या होंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा. Okay, that is subatomic particles. That's it. Hope you understand very well. बच्चा समझ में आ रहा है? It was known by 1900 that the atom was not a simple individual particles but contained at least one subatomic particles, and these subatomic particles
are nothing but these subatomic particles are nothing but इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलो ठीक है, नेक्स्ट ये देखो साइंटिस्ट आ गया, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जे थॉमसन 1856 टू 1940 बच्चा। ओके, अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट was born in a suburb of Manchester on 18 December 1856. Okay, he was awarded the Nobel Prize in Physics for his work on the discovery of electrons. He directed the Cavendish Laboratory at Cambridge for 35 years and 7 of his research assistants subsequently won Nobel Prize. इसका बच्चा रिसर्च असिस्टेंट के बारे में मैं आपको बोलता हूँ। बच्चा इसका रिसर्च असिस्टेंट कौन है पता है क्या? मैं आपको बोलता हूँ, इसका रिसर्च असिस्टेंट है बच्चा नील्स बोर। ओके, नील्स बोर और रुदरफोर्ड, ये बच्चा इसके स्टूडेंट है। ओके, जे थॉमसन के बच्चा स्टूडेंट है। नील बोर, रुदरफोर्ड, these are some the famous scientists who also got Nobel Prize for different works. Okay, so Bohr got actually Nobel Prize for the Bohr's atomic model. Okay, Rutherford का atomic model है, उसको कुछ Rutherford को Nobel Prize इसके लिए नहीं मिला, Rutherford को another theory के लिए मिला। Okay, but they were the students of the J.J. Thomson. Remember, they were क्या थे? Students of the क्या थे? कौन किसके थे? J.J. Thomson के। Okay, तो बच्चा J.J. Thomson ये इस साइंटिस्ट ने बच्चा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में उसका कंट्रीब्यूशन, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, बच्चा गैसियस स्टेट में भी, इसका गैसियस स्टेट से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है। ओके, उसके बारे में भी उसका डिस्कवरी बहुत सारा है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द जे.जे. थॉमसन एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली व्हाट इज मीन बाय जे.जे. थॉमसन एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में हमें देखना है। बच्चा थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमें देखना है। पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में देखो। बच्चा थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बहुत सारे नाम है, मैं आपको बोलता हूँ। उसको बच्चा वाटरमेलन बोलते हैं, और दूसरा नाम है एक पहला वाटरमेलन बोलते हैं, नहीं तो दूसरा नाम है बच्चा उसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। प्लम पुडिंग पता है, प्लम पुडिंग इज द फेमस डिश। ओके, एंड वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल। बच्चा वाटरमेलन मॉडल इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बोलता हूँ। आपको आपने जैसे मार्केट में देखा होगा वाटरमेलन में क्या होता है, जो सीड्स होते हैं ना, that is embedded in the entire bulk area. Okay, entire bulk area जो हम खाते हैं ना, ओके, उसमें वो सीड्स क्या होते हैं, एम्बेड होते हैं बच्चा। ओके, वैसे ही इसने एक मॉडल बताया, उसका नाम है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, उसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, नहीं तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। उसने क्या बोला बोला बच्चा कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। ये कौन बोलेगा बच्चा, ये कौन बोलेगा? थॉमसन ने बोला। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। ओके, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उसमें। सो लेट अस स्टार्ट विद द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एक मिनट है बच्चा, ये देखो, Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of a Christmas pudding. Okay, Christmas pudding. Okay, what he told, the electrons in a sphere of a positive charge were like electrons in a sphere of a positive charge were like currants or dry fruits in a spherical Christmas pudding. In a spherical Christmas pudding. Okay. So देखो मैंने जैसे बोला आपको कि consider atom to be spherical and electrons are embedded in the positively charged sphere। बच्चा जो ग्रीन वाला दिख रहा है इधर, ये देखो, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, वो ग्रीन वाले मींस इलेक्ट्रॉन है, और ये बाकी बल्क एरिया है, बाकी बल्क एरिया है। तो आगे जाएंगे, उसके बाद while the electrons are studied in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon। yes, जैसे मैंने बोला आपको, जैसे सीड्स बच्चा अटैच होते हैं, सीड्स बच्चा एम्बेड होते हैं वाटरमेलन में बच्चा जैसे सीड्स कैसे एम्बेड होते हैं, वैसे ही बात है बच्चा। तो इसलिए इसका नाम है बच्चा वाटरमेलन मॉडल। होप यू अंडरस्टैंड। देखो ये डायग्राम देखो, आपको समझ में आएगी, दोनों डायग्राम देखो, दोनों डायग्राम से। ओके, एक एक ये डायग्राम, ये एक्चुअली उसका मॉडल है, और ये समझाने के लिए देखो इसको वाटरमेलन क्यों बोलेंगे।
जो सीड्स है ना वो निगेटिवली चार्ज ऐसा दिखा है, जो सीड्स है वो निगेटिवली चार्ज है, और जो वाटरमेलन है उसमें वो क्या है, एम्बेडेड है। ध्यान में रखना, वाटरमेलन है उसमें क्या है बच्चा, वो एम्बेडेड। ओके, नेक्स्ट है थॉमसन प्रपोज दैट, एग्जैक्टली थॉमसन का ये आपको समझ में आएगा। देखो, एटम कंसिस्ट ऑफ atom consists of positively charged sphere and the electrons are embedded in it. Okay, क्या उसने बोला, atoms consist of positively charged sphere and the electrons are क्या है उसमें embedded होता है। ध्यान में रखो, an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. Remember always. Okay, so next है like this watermelon see, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज मींस वो सीड्स होते हैं ना वो होंगे। नेक्स्ट बच्चा, इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या है अकॉर्डिंग टू थॉमसन, जितने इलेक्ट्रॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है एटम में उतना ही प्रोटॉन होता है। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन, मींस एटम टू बी इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मीनिंग बच्चा, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। देखो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ बच्चा, इलेक्ट्रॉन में चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव एंड प्रोटॉन पे चार्ज होता है बच्चा कौन सा, पॉजिटिव। ओके, अभी एटम पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही क्या होता है, उतना ही क्या होता है प्रोटॉन। ओके, तो दैट्स व्हाई एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। रिमेंबर, एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीनिंग उस पर चार्ज नहीं, उस पर चार्ज जीरो, उस पार्टिकल को हमने नाम दिया क्या, पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलो ठीक है, ये बचा किसका मॉडल हो गया, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बोला। देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लिखा है द in the negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. Okay, so what is mean by neutral, no charge. Okay, electrically neutral का मीनिंग क्या है, no charge. Okay, next सो इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे बच्चा, हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी देखेंगे हम, उसके पहले इलेक्ट्रॉन का जरा डिस्कवरी हम देखेंगे। हाँ, ये फेमस एक्सपेरिमेंट है थॉमसन एटॉमिक, थॉमसन एक्चुअली थॉमसन का ये एक्सपेरिमेंट है। एक्चुअली थॉमसन एटॉमिक मॉडल नहीं बोलेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट कौन सा है बच्चा, कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसका नाम है बच्चा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है बच्चा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। रिमेंबर व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अभी देखेंगे बच्चा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में, आपको बोलता हूं सुनो अच्छे से। Discharge tube experiments are always carried at high, always carried at low pressure and high voltage. Remember, discharge tube experiments are always carried at low pressure and high voltage. Okay, remember always. Discharge tube एक regular glass tube होती है, लेकिन उसमें ऐसा क्या होता है कि उसमें ऐसा क्या होता है, उसके एक्सपेरिमेंट जो चलते हैं ना वो लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज में ही जाएगा। ओके, ऑलवेज किधर जाएगा बताओ, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज में जाएगा। ध्यान में रखना। तो ये बच्चा डिस्चार्ज ट्यूब उसमें लिया। देखो एक मैं बताता हूँ बच्चा कि एक्चुअली को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करना है, इस इस पर्पज से नहीं उसने एक्सपेरिमेंट किया था, जस्ट ही ऑब्जर्विंग द फिनोमेना इन द गैसेस। ओके, अगर कैथोड और एनोड के बीच में अगर गैसेस रखा तो उसमें गैसेस का कौन सा फिनोमेना होगा, इसके बारे में बच्चा वो थॉमसन पढ़ रहा था। ओके, वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी क्या है बच्चा, एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। ओके, तो कैसे डिस्कवरी हुआ होगा, एक सिंपल बात बोलता हूँ। देखो इधर बच्चा, देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड है कैथोड और दूसरा है एनोड। ओके, cathode is a negative charge negatively charged. What is mean by negatively charged, because it is attached to the negative terminal of the battery, and anode is positively charged. What is mean by positively charged, because it is attached to the positive terminal of the battery. Okay, the electrode which is attached to the positive terminal of the battery, it is called as anode, and the electrode which is attached to the negative terminal of the battery, it is called as cathode. Remember, so there are two electrodes और ये है discharge tube। मैंने जैसे बोला आपको बच्चा, discharge tube experiments are always carried at
लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर एंड क्या होता है, हाई टेम्परेचर। चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। उसने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, हाई वोल्टेज बच्चा उसने अप्लाई किया इधर। तो देखो ये जो पैसेज है, इस पैसेज में उसने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, उसको ऑब्जर्व हो गया कि कैथोड रे इधर से इधर जा रहा है। आप मुझे बताओगे कैथोड रे इधर से इधर क्यों जा रहा है? ओके, उस रेस को उसने कैथोड रे क्यों नाम दिया होगा? रीजन है बच्चा, these rays are originated from cathode. Remember why these rays are called as cathode rays? Why these rays are called as cathode rays? Because these rays are originated from cathode. Remember these rays are originated from क्या हो रहा है, कैथोड, एंड मूविंग टुवर्ड्स एनोड। अभी आप मुझे बताओ कि कैथोड रेज से अगर कोई पार्टिकल्स नहीं तो रेज ओरिजिनेट हो रहे हैं और वो एनोड के पास जा रहे हैं। कैथोड पे चार्ज होता है निगेटिव और एनोड पे चार्ज होता है कौन सा, पॉजिटिव। तो अगर वो कैथोड से एनोड के पास जा रहे हैं, इसका मीनिंग उसमें कोई तो निगेटिवली पार्टिकल्स होंगे, ऐसा थॉमसन ने बोला था। और उस निगेटिव पार्टिकल्स को बच्चा उसने नाम दिया था निगेट्रॉन। क्या नाम दिया था उसने बच्चा, नाम दिया था निगेट्रॉन, याद रखो। ओके, उसने उसको नाम दिया था निगेट्रॉन। लेटर ऑन एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है जीजे स्टोनी। ओके, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जीजे स्टोनी, और उस जीजे स्टोनी साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला, समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? देखो फिर से क्या बोलता हूँ, फिर से एक्सपेरिमेंट क्या है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ये कौन सा ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है। और डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट जो होता है वो ऑलवेज लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, दैट इज हाई वोल्टेज पे होता है। ओके, अभी क्या होगा, उसने जब वोल्टेज एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन दैट इज रे होते हैं, वो रे ओरिजिनेट हो गए कैथोड से और रे जाने लगे एनोड के पास। ओके, एनोड के पास जाने लगे। तो रेज ओरिजिनेट कैथोड से हो रहा है, इसलिए उसका नाम है बच्चा कैथोड रेज। ओके, इसलिए इसका नाम क्या है, कैथोड रेज। और और कैथोड से वो एनोड के पास जा रहे, कैथोड से वो एनोड के पास जा रहे, तो उसको उसने बोला कि कैथोड रेज में कोई तो नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे, उस नेगेटिव पार्टिकल्स को उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। होप यू अंडरस्टैंड, उत्तर समझ में आ रही क्या? ओके, तो इस पार्टिकल्स को उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ये हो गया बच्चा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये होगा क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो अच्छे से, Thomson passed electricity at high voltage through a gas at very low pressure taken in a discharge tube. Streams of a minute particles were given out by the cathode. Negative electrode, बराबर, cathode negative electrode होता है। This stream of particles are called as cathode rays. This stream of particles are called as कौन सा rays? क्या बोलेंगे इसको, cathode rays बोलेंगे बच्चा हम इसको, बराबर है। Okay, next. Because they come out of the cathode, that's why they are called as cathode rays. Next, cathode rays consist of small negatively charged particles called as electrons. ये important phenomena है बच्चा, discovery of electron इधर से start हुआ। Okay, since all the gases from cathode rays, it was concluded that all the atoms contain negatively charged particles called electrons. ये बच्चा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। ओके, अभी कैंडल रेज दैट इज प्रोटॉन्स के बारे में देखना है, प्रोटॉन्स का। तो थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम। बच्चा कैंडल रेज, प्रोटॉन्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डिस्कवरी ऑफ क्या है, ये डिस्कवरी ऑफ क्या है बच्चा, देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन पे बच्चा चार्ज होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। मैंने जैसे बोला बच्चा कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवरी एटम, हेंस एवरी एटम इज न्यूट्रल। बच्चा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बारे में डिस्कवरी के मैंने इसके बारे में बताया आपको। बच्चा इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो शेल्स में होता है, ऑर्बिट्स में होता है, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है ना बच्चा, वो किधर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में प्रेजेंट होता है बच्चा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Okay, and electron is present in the shells, that is orbits. हम उसको ऑर्बिट ऐसा नाम देंगे, मेन एनर्जी लेवल्स ऐसे बोलेंगे। चलो ठीक है बच्चा। So this is, मैंने आपको थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी बच्चा पढ़ाया। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में मैंने आपको बोला, थॉमसन proposed that an atom consists of positively charged
positively charged sphere and the electrons are embedded in it. ओके उसके बाद बच्चा हमने देखा ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा थॉमसन प्रपोज्ड दैट एटम ऑफ एन सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेयर लाइक ड्राई फ्रूट्स इन अ spherical Christmas pudding while the electrons are studded in the positively charged sphere like the seeds in the watermelons. ठीक है थॉमसन प्रपोज्ड दैट atom consists of positively charged sphere and the electrons are embedded in it. और उसके बाद ये मैंने आपको बताया कर बच्चा एक्सप्लेन करके दिया है। उसके बाद है बच्चा नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बच्चा न्यूट्रल का मीनिंग क्या होगा? यस न्यूट्रल का मीनिंग क्या होगा बताओ? व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रल? न्यूट्रल का मीनिंग क्या होगा? न्यूट्रल का मीनिंग है जिस पर चार्ज नहीं। ओके जिस पर चार्ज नहीं वो क्या होगा बच्चा? न्यूट्रल होगा। ठीक है अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो। इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगे? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देखो द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/1840 ऑफ द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन का मास हमने अगर कंपेयर किया बच्चा तो इलेक्ट्रॉन का मास का फॉर्मूला हाइड्रोजन के मास एंड इलेक्ट्रॉन के मास में क्या रिलेशन आता है? देखो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है इट इज इक्वल टू 1/1840 ऑफ द मास ऑफ क्या होता है? हाइड्रोजन एटम। अच्छा इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल पार्टिकल एक्चुअली। ओके इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलते हैं बच्चा। ओके इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल पार्टिकल। सबसे एक्चुअली हम अगर हम उसके बारे में लिखेंगे तो इसका मास बचा आता है 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg। ओके 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg इतना मास आता है। चलो ठीक है the mass of an electron is so small that it is considered to be negligible। जो मैंने आपको बोला अभी मैंने आपको बोला कि इसका वैल्यू होता है बच्चा 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। ओके वही मास है एक्चुअली इसी मास को हमने बचा 10 की पावर माइनस 31 है तो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? देखो 0.00000। ओके करते जाओ। तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल दैट इज कंसीडर्ड टू बी निग्लिजिबल। बच्चा ये निग्लिजिबल होता है। ओके और क्योंकि देखो हाइड्रोजन के एटम से बच्चा वो क्या होगा अगर आप देखोगे तो वो हाइड्रोजन के मास से अगर हमने कंपेयर किया तो वो 1/1840 ऑफ द आता है। तो आप देखो कितना स्मॉल होगा इलेक्ट्रॉन का मास। ओके चलो ठीक है नेक्स्ट charge on the electron देखो the absolute charge on the electron is 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb of a negative charge। राइट नेगेटिव चार्ज होती है ये एक वैल्यू है बच्चा ये एब्सोल्यूट चार्ज की वैल्यू है। वो वैल्यू क्या होती है? 1.6 into 10 की पावर कितना होता है? माइनस 19 क्या होता है बच्चा? coulomb of क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ओके ये वैल्यू है बच्चा कि एब्सोल्यूट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये भी मास आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट है। ओके ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ओवरऑल याद मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निग्लिजिबल। अभी इलेक्ट्रॉन्स जो बच्चा इधर जो डायग्राम दिखा है वो उसके बारे में फोकस करो। ये देखो डायग्राम ये डायग्राम के बारे में ये कंटीन्यूअस जो बच्चा रेड में दिया है ना वो इलेक्ट्रॉन से बच्चा इलेक्ट्रॉन्स कंटीन्यूअस रोटेट हो रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन इज कंटीन्यूअसली रिवॉल्विंग इट इज हैविंग मास इट इज हैविंग वेलोसिटी so it is a continuously revolving it behaves like a particle। remember it behaves like a particle। चलो ठीक है हम रिलेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे। रिलेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1। आप मुझे बताओगे बच्चा अगर रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1 है तो रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? इजी क्वेश्चन है बच्चा बहुत इजी क्वेश्चन है। रिलेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अगर -1 है तो रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? जल्दी बताओगे। रिलेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अगर बच्चा -1 है तो रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा? चलो कितना हो सकता है? रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर -1 है तो रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना हो सकता है? बच्चा कितना होगा? +1। कितना होगा? +1। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम
ओके सेम होता है तो चार्ज भी सेम जाएगा, और क्योंकि एटम क्या होता है, होल, होल क्या होता है, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, होल इलेक्ट्रिकली क्या होता है बच्चा, न्यूट्रल होता है। होप यू अंडरस्टैंड, चलो ठीक है। नेक्स्ट, रुदरफोर्ड गोल्ड फॉइल मेरा बच्चा सबसे फेवरेट एक्सपेरिमेंट है, रुदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बच्चा। एक्चुअली मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। रुदरफोर्ड को बच्चा लॉर्ड रुदरफोर्ड बोलते हैं, लॉर्ड रुदरफोर्ड, लॉर्ड, एक्चुअली इसका नाम है अर्न्स्ट रुदरफोर्ड, ओके, लेकिन बच्चा इसको ना लॉर्ड रुदरफोर्ड बोलते हैं, लॉर्ड, लॉर्ड रुदरफोर्ड, लॉर्ड मींस पता है गॉड, ओके, ही इज लाइक अ गॉड बिकॉज़ he found the nucleus of an atom, okay, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बच्चा न्यूक्लियस इतना स्मॉल पार्टिकल है बच्चा, एटम ही पहले से स्मॉल है, एटम ही पहले से स्मॉल, मैं इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पहले स्लाइड, दूसरे स्लाइड, तीसरे स्लाइड में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया क्यों बच्चा एटम डिविजिबल होता है, क्यों इंडिविजिबल नहीं होता, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी मैं बताना चाहता हूँ उसी स्मॉल पार्टिकल में मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, अभी उसी स्मॉल पार्टिकल में बच्चा न्यूक्लियस होता है, क्या होता है बच्चा, न्यूक्लियस, ओके। जैसे मान लो एक बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड है, ओके, बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड है और उसके सेंटर में फुटबॉल रखा, ओके, उसके सेंटर में मैंने क्या रखा बच्चा, फुटबॉल रखा, क्या हो जाएगा, बड़ा जो ग्राउंड है ना उसको हम क्या बोलेंगे, एटम, ओके, और उस सेंटर में मैंने ये रखा है ना, सेंटर में मैंने फुटबॉल रखा है ना, वो हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस, रिमेंबर, वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा बच्चा। तो ये आप ध्यान में रखो कि एटम कितना, एटम पहले से कितना छोटा है और उसमें से छोटा पार्टिकल है न्यूक्लियस, वो फाइंड आउट करना, मींस इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, ये गॉड ही, ओके, दैट्स व्हाई रुदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ही टुक गोल्ड फॉइल फॉर दिस, ओके, तो अभी उसमें उसने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया, उससे बच्चा क्या हो गया, वो पास होने लगा, और पास होने के बाद उसने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया, कुछ ऑब्जर्वेशन के बच्चा कंक्लूजन से उसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस निकाला, ओके। तो हम बच्चा पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे। देखो ई गोल्डस्टीन, जैसे मैंने आपको बताया Goldstein and discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them as candle rays. बेटा इस candle rays को हम ये बोलेंगे anode rays, ओके। नेक्स्ट, ये है साइंटिस्ट, देखो these rays were positively charged radiation, these rays were positively charged radiations, remember, ओके, ये रेस कौन से पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा है, ओके। तो ये रेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है, और इस पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन को हमने नाम दिया प्रोटॉन, क्या नाम दिया बच्चा, प्रोटॉन, ओके, रिमेंबर, this is the subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite in sign, so to that of the electron, to that of the electron है, ध्यान में रखना, ओके। तो क्या है देखो, this subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of the electron, और उसी पार्टिकल को बच्चा हम बोलते हैं कौन सा पार्टिकल, प्रोटॉन। Its mass was approximately 2000 times that of electron, बच्चा टोटल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ द एटम क्या होता है, इट इज कंसंट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियस, इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एट दैट ऑफ क्या होगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन से उसका मास 2000 टाइम्स ज्यादा होगा, इट इज स्लाइटली हेवियर, अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.67 into 10 की पावर -27 kg, ओके, 1.67 into 10 की पावर -27 kg आता है, वो वैल्यू है उसका। और अगर मैंने आपको बोला था बच्चा कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की बच्चा वैल्यू होती है 9.1 into 10 की पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ओके, इलेक्ट्रॉन ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, पहले से एटम स्मॉल, उसमें से इलेक्ट्रॉन स्मॉल, और देखो एटम में कौन से पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ओके, उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास भी इतना स्मॉल होता है, देखो वो कितना होता है, मैंने बोला 9.1 into 10 की पावर -31 kg होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट, अभी हम प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में देखेंगे, ओके, चलो ठीक है, इट वाज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में, चलो ठीक है, नेक्स्ट बच्चा, which is represented as P, वो P से हम क्या करेंगे बच्चा, रिप्रेजेंट करेंगे,
ओके चलो ठीक है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन का कैरेक्टरिस्टिक देखो द टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन आर इट्स मास एंड चार्ज इसका मास एंड चार्ज हमें स्टडी करना है अच्छे से देखना बच्चा क्या है पहला है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखो मैंने जैसे बोला आपको बच्चा प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ओके इसके साथ और एक पार्टिकल होता है जिसका नाम है न्यूट्रॉन बराबर इसके साथ और एक पार्टिकल होता है जिसका नाम क्या है बच्चा न्यूट्रॉन ओके द टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोटॉन आर इट्स मास एंड चार्ज मास ऑफ अ प्रोटॉन देखो द प्रोटॉन इज एक्चुअली अ हाइड्रोजन एटम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया हमें बच्चा हर एक जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हर एक गैस यूज किया तो सभी गैसेस को हम प्रोटॉन नहीं बनेंगे सिर्फ अगर हाइड्रोजन गैस यूज किया उस ट्यूब में उस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर सिर्फ हाइड्रोजन गैस यूज किया तो ही हम उसको प्रोटॉन बनेंगे बच्चा ओके तो प्रोटॉन इज एक्चुअली अ हाइड्रोजन एटम which has which has which has lost its electron. Okay. The relative mass of a proton is 1 U. Okay. The relative mass of proton is 1 U. U क्या है? It is atomic mass unit. Unified mass ऐसे बोलते हैं उच्चार. Okay. Relative mass of a proton is 1 U होता है. Relative mass of the proton कितना होता है बच्चा? 1 U. What is 1 U? 1 U का मीनिंग है बच्चा 1 AMU. AMU का मीनिंग है atomic mass unit. ओके ये एटॉमिक मास का यूनिट है बच्चा जैसे जनरल मास नहीं तो वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कैलकुलेट करते हैं ग्राम किलोग्राम वैसे बच्चा रिलेटिव एटॉमिक मास का अगर यूनिट होगा तो वो 1 यू होता है व्हाट इज 1 यू 1 यू इज नथिंग बट 1 एएमयू ओके उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट ओके एटॉमिक मास यूनिट ऐसे बोलते हैं चलो ठीक है तो प्रोटॉन इज एक्चुअली अ हाइड्रोजन एटम व्हिच हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन एंड द हाइड्रोजन एटम लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन का मीनिंग हाइड्रोजन के पास बचा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ये आपको पता है सब लोगों को ओके हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बचा होता है 1 ओके तो उसमें उसमें बचा एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ओके तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो लॉस किया जो बचेगा उसको हमने नाम दिया बच्चा प्रोटॉन चलो ठीक है नेक्स्ट charge of the proton the charge of the proton is equal and opposite to that of charge on electron मैंने बोला था कि relative charge on electron कितना होता है relative charge on electron होता है बच्चा आप बताओगे relative charge on electron कितना होता है relative charge on electron कितना होता है बच्चा यस जल्दी relative charge on electron कितना होता है relative charge मैं एब्सोल्यूट चार्ज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट चार्ज होता है 1.6 into 10 की पावर -19 रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है सब बोलोगे रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है बच्चा कितना +1 यस एब्सोल्यूट चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना होगा -19 करेक्ट ओके correct very good okay so the absolute charge of a proton is 1.6 into 10 to the power minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of positive charge ये किसका चार्ज होगा absolute चार्ज लेकिन रिलेटिव चार्ज उसका +1 होगा बच्चा देखो इधर लिखा है in other words the relative charge of a proton is +1 उधर रिलेटिव चार्ज का -1 इधर आ रहा है +1 ओके समझ में आ रहा है सब लोगों को यस और नो समझ में आ रहा है क्या समझा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में आपके पास ये क्लियर हो गया क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी क्लियर होगा क्या बच्चा एग्जैक्टली बताओ इलेक्ट्रॉन किधर प्रेजेंट होता है सेल्स में प्रोटॉन किधर प्रेजेंट होता है बच्चा यस प्रोटॉन किधर प्रेजेंट होता है इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस बराबर ओके चलो ठीक है नेक्स्ट पॉइंट नीड्स बोथ एटॉमिक मॉडल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बारे में देखना है देखो वाज बोर्न एट स्प्रिंग ग्रोव ऑन 13 ये रुदरफोर्ड के बारे में है वाज बोर्न एट स्प्रिंग ग्रोव एट ऑन 30 अगस्त 1871 ओके अगस्त में जो बोर्न होते हैं बच्चा बहुत ब्रिलियंट होते हैं मैं भी अगस्त का ही चलो ठीक है नेक्स्ट ओके he was known as the father of nuclear physics okay he was known as the father of nuclear physics okay
He was born known as the father of nuclear physics को फिजिक्स का न्यूक्लियर फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स उसको बोलते हैं बच्चा कौन होता है रुदरफोर्ड अंश रुदरफोर्ड मैंने जैसे बोला आपको लॉर्ड रुदरफोर्ड इसका एक्सपेरिमेंट है बच्चा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें अभी देखना है चलो ठीक है He is famous for his work on radioactivity and the discovery of the nucleus of an atom with the gold foil experiment. With the gold foil experiment में इसकी बच्चा डिस्कवरी है इसके बारे में हमें देखना है. Okay. He got the Nobel Prize in Chemistry in 1908. Correct. Nobel Prize in Chemistry 1908 इसको Nobel Prize मिला बच्चा. Rutherford's model of an atom. Okay. तो बच्चा देखो Hans Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within atom. Okay, exactly इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बच्चा क्या हो गया बताए क्या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं होगी बाद में साइंटिस्ट लोगों को ये सवाल आ गया ये क्वेश्चन आ गया कि हाउ दिस पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ओके ये अरेंज कैसे होंगे ये प्रॉब्लम है तो ये इधर से डिस्कवरी स्टार्ट हो गया बच्चा बाद में आ गया साइंटिस्ट थॉमसन थॉमसन ने थॉमसन का मॉडल दिया उसको हमने नाम दिया बच्चा वाटरमेलन मॉडल ऐसा नाम दिया वाटरमेलन मॉडल बच्चा फेल गया सम लिमिटेशंस आर देयर ओके बिकॉज़ क्या लिमिटेशन है लिमिटेशन में बच्चा बोलता हूं कि ही कंसीडर्ड दैट टोटल स्पेस ऑफ एन एटम इज सॉलिड ऐसा नहीं होता बच्चा टोटल स्पेस ऑफ एन एटम इज मोस्ट ऑफ द स्पेस इन ऑफ एन एटम इज सॉलिड ऐसा थॉमसन ने कंसीडर किया था लेकिन बाद में रुदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट है उसने ये फेल बोला कभी भी मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम सॉलिड नहीं होता वो एम्प्टी होता है ओके वो क्या होता है एम्प्टी होता है उससे रेज पास होता है वो ऐसा इस साइंटिस्ट ने बच्चा बोला अभी देखो इसके बारे में इसने क्या क्या बोला बच्चा देखो कि Hans Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom okay तो Rutherford designed an experiment for this कौन सा एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड अल्फा टाइपिंग एक्सपेरिमेंट ऐसा बोलते हैं बच्चा अल्फा रेज आर नथिंग बट हेलियम का न्यूक्लियस को बच्चा बोलते हैं अल्फा रेज रिमेंबर अल्फा रेज आर नथिंग बट highly charged highly ionized helium particles these are known as alpha rays okay moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil उसने लिया देखो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बच्चा इधर लिखा है alpha particles is a positively charged particle having 2 units of positive charge and 4 unit of mass it is called as कौन सा पार्टिकल बच्चा अल्फा पार्टिकल remember what is mean by alpha particle is positively charged particle having 2 units of positive charge means alpha particle के ऊपर मान लो बच्चा आपने हेलियम लिखा हेलियम के ऊपर +2 लिखोगे हेलियम के ऊपर +2 लिखने से जो आयन बन जाएगा उसी को हमने नाम दिया बच्चा अल्फा पार्टिकल क्या नाम दिया अल्फा पार्टिकल इस पर चार्ज कितना होता है 2 यूनिट्स और मास कितना होता है 4 यूनिट इस पर ये चार्ज कितना होता है 2 यूनिट और मास कितना होता है 4 यूनिट ये अल्फा पार्टिकल के बारे में और बच्चा अल्फा पार्टिकल क्या है पॉजिटिवली चार्ज है ओके अल्फा पार्टिकल्स क्या है पॉजिटिवली चार्ज है ओके तो अभी उसने ये स्टार्ट किया बच्चा एक्सपेरिमेंट देखो टेक द सोर्स ऑफ अल्फा रेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अल्फा रेज जिससे हमें मिलेगा उसको बोलेंगे सोर्स ओके जिससे हमें अल्फा पार्टिकल मिलेगा उसको बोलते हैं सोर्स ये देखो लाइट के सोर्सेस है ओके लाइट के सोर्सेस है जैसे वैसा अल्फा रेज जिस एलिमेंट से मिलेगा ओके उसका हमें बच्चा सोर्स लेना है वो कौन सा सोर्स होगा वो बच्चा रेडियोएक्टिव सोर्स होता है कौन सा सोर्स होता है रेडियोएक्टिव आपने देखा होगा रेडियम ओके रेडियम एलिमेंट देखा होगा उस वो लेना एलिमेंट ओके रेडियोएक्टिव यूरेनियम एलिमेंट लेना ओके आपने सुना होगा यूरेनियम नाम का एलिमेंट वो सारे सोर्सेस ऑफ अल्फा पार्टिकल है बच्चा जिससे अल्फा बीटा गामा रेज इमिट होगा रेडिएट होगा हमें अल्फा बीटा गामा रेज मिलेगा उस सोर्स को हमने नाम दिया बच्चा रेडियोएक्टिव सोर्स रिमेंबर रेडियोएक्टिव सोर्स का मीनिंग जिससे हमें अल्फा बीटा गामा रेज मिलेगा ओके अभी देखो टेक अ सोर्स ऑफ अल्फा रेज उसमें क्या करो they are beam of positively charged particles जैसे मैंने आपको बच्चा लास्ट स्लाइड में बताया था याद है लास्ट स्लाइड में मैंने क्या बोला था आपको देखो
लास्ट टाइम में बोला था अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज होता है +2, बराबर क्या? अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कितना होता है? +2। ओके, इधर लिखा है देखो, अल्फा पार्टिकल्स पे बच्चा चार्ज होता है +2। ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज रेज आएंगे, बराबर, और वो गोल्ड फॉइल से बच्चा पास होंगे, और उसके बाद उसने 3 ऑब्जर्वेशन एंड 3 कंक्लूजन लिखा है, उसके बारे में हमें देखना है। ओके, नाउ स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट। देखो, ये सोर्स ऑफ अल्फा रेज है, जिससे हमें अल्फा रेज मिलेगा। अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ द सोर्स कीप अ थिन गोल्ड फॉइल। देखो, ये गोल्ड फॉइल रखा है। इन फ्रंट ऑफ द सोर्स कीप अ गोल्ड थिन गोल्ड फॉइल, एक गोल्ड फॉइल रखो। ये सोर्स के सामने एक थिन गोल्ड फॉइल रखो। ओके, उसके बाद थिन शीट इज मेड अप ऑफ गोल्ड। दिस थिन शीट इज मेड अप ऑफ, किससे बना है बच्चा? गोल्ड से बना है। ओके, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट आ गया, कीप स्क्रीन्स टू डिटेक्ट द अल्फा रेज। ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना आ गया, कीप स्क्रीन्स टू डिटेक्ट क्या है? अल्फा रेज। ओके, अल्फा रेज बच्चा, रेज होते हैं ना, इनविजिबल होते हैं, आपको पता होगा। रेज क्या होते हैं बच्चा? इनविजिबल होते हैं। टू मेक इट विजिबल हमने ये स्क्रीन लिखा। मैं आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ, आपको, आप देखो बच्चा, आपको, आपने देखा होगा कि हम जब नाइट टाइम ड्राइविंग करते हैं, तो जनरली जब हम ड्राइविंग करते हैं ना बच्चा, तो गाड़ी का फोकस जिस जिस उधर लिखा होता है, देखो कि कोई कोई कौन सा भी एक सिटी का नाम और उसका डिस्टेंस हमारे, हम जिधर खड़े हैं उधर से कितना डिस्टेंस होगा। नहीं तो इधर से मान लो कि इधर से इधर, मान लो कि इधर से नागपुर कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। ओके, वो डिस्टेंस लिखा होता है ना, उस बोर्ड पे एग्जैक्टली अगर लाइट गिरा तो हमें उधर चमक आती है। देखो, तो बच्चा, वो ये जो स्क्रीन है वो चमक वाली स्क्रीन है। ये देखो, ये जो ब्लॉक्स में लिखा है ना, द थीन शेप मेड अप ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड फॉइल है, ये सोर्स ऑफ अल्फा रेज है, और कीप स्क्रीन्स ये लिखा है, देखो इधर, ये है कीप स्क्रीन्स टू डिटेक्ट क्या है? अल्फा रेज। कीप स्क्रीन्स टू डिटेक्ट कौन सा रेज? अल्फा रेज। तो बच्चा, अल्फा रेज डिटेक्ट करने के लिए ये यूज करते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, ये बच्चा ध्यान में। चलो ठीक है, नेक्स्ट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट अभी स्टार्ट करेंगे। देखो, द फर्स्ट रे पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल, एक रे, पहला रे क्या हुआ? गोल्ड से पास हो गया। ओके, गोल्ड शीट। लेट अस सी द रीजन बिहाइंड दिस बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। अभी देखो, stand near a fence and throw a stone towards the fence. Stand near the fence, fence के सामने stand करो और throw a stone towards the fence. क्या होगा? ऑब्जर्व करो, the first ray passes through a gold foil है, इसका हम नहीं सुन, the stone passes through the fence to the other side, बराबर है? the stone passes through the fence to the कौन सा? other side. Okay, why does this happens? There is a lot of empty space between the two planks of the fence. Hence, the stone passes through the fence. बच्चा, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बोलता, एक सिंपल बोलता, ये तो सिंपल है, उससे सिंपल बोलता। देखो बच्चा, तीन तीन ऑब्जर्वेशन स्टेप्स के, कौन से तीन ऑब्जर्वेशन मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, सुनो मेरे बात अच्छे से। बच्चा, क्या है कि उसने एक गोल्ड फॉइल ऐसे रखा, मान लो ये गोल्ड फॉइल है, सब लोग देखोगे अच्छे से, गोल्ड फॉइल, और इससे बच्चा रेज पास होने लगा। उसको क्या नजर आया? बहुत सारे रेज है ना, वो जैसे आ रहे अल्फा रेज, जैसे उस सोर्स से आ रहा है वैसे ही जा रहा है, वैसे इधर से ऐसे पास हो रहा है, और इधर अपनी स्क्रीन है। ओके, इधर कौन सा स्क्रीन है? ये वाली स्क्रीन है, देखो ये वाली स्क्रीन। ओके, उस स्क्रीन का नाम है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। मींस उस पर लाइट आने के बाद, उस पर लाइट गिरने के बाद बच्चा क्या होता है? चमक आती है। ओके, ब्राइटनेस आता है, उसको बोलना है बच्चा कौन सा स्क्रीन? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ओके, तो अभी देखो बच्चा क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो जाएगा, जब भी ये लाइट्स, देखो, most of the rays are going, or most of the alpha particles are moving in a straight line, moving in a क्या? Straight line। भी जैसे अल्फा पार्टिकल, जैसे वो सोर्स से आ रहे हैं वैसे ही पास हो रहा है। ओके, जैसे वो सोर्स से आ रहे हैं वैसे ही पास हो रहा है। ओके, दूसरा दूसरा 1/20,000 rays is reflected back,
20,000 नहीं तो 12,000 में से एक रे क्या आएगा बच्चा, पीछे आएगा, एक रे क्या आएगा, पीछे आएगा। और तीसरा ऑब्जर्वेशन है बच्चा, वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहे स्मॉल एंगल से। इसका मीनिंग उसने क्या बताया मैं आपको बोलता हूँ, देखो मैंने क्या बोला बच्चा, 99% रेज आर अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड का मीनिंग बच्चा जैसे सोर्स से बाहर आ रहा है, गोल्ड से पास हो रहा है, ओके, गोल्ड से वो स्ट्रेट लाइन में पास हो रहा है, इसका मीनिंग मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ओके, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम क्या होता है, एम्प्टी। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन बच्चा क्या है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, ये सेकंड मान लो कि वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। इसका मीनिंग बच्चा ये देखो, ये जो इधर गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल, उसको समझ में आया कि जो एक ये गोल्ड फॉइल में इधर तो एक न्यूक्लियस है बच्चा, ओके, इस गोल्ड फॉइल के एटम्स में न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस में इधर तो बच्चा ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक से जाने से, नजदीक से जाने से क्या हो रहा है बच्चा, रेज क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। ओके, ये बच्चा सेकंड ऑब्जर्वेशन है, अच्छे से देखना मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है। देखो मैंने क्या बोला, 99% रेज आर अनडिफ्लेक्टेड, 99% बच्चा क्या हो रहे थे, अनडिफ्लेक्टेड, मींस रेज जैसे आ रहे थे वैसे ही पास हो रहे हैं। ओके, जैसे रेज आ रहे हैं वैसे ही पास हो रहे हैं। लेकिन एक देखो, वेरी आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, मींस मान लो बच्चा एक अच्छे से देखना, मान लो ये मेरे पास है, और इधर मान लो कि रेज, देखो रेज बहुत सारे रेज ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ओके, अभी जो जो नजदीक से, न्यूक्लियस के नजदीक से जाएगा, आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। जो नजदीक न्यूक्लियस से जा रहा है वो रेंज क्या हो रहा है, डेविएट, डेविएट हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, स्ट्रेट नहीं जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मीनिंग उसको समझ में आया, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर एंड दैट सेंटर इज नेम्ड एज न्यूक्लियस। उस सेंटर को उसने नाम दिया बच्चा क्या, न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस ऐसा नाम दिया। ओके, ये बच्चा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हो। अभी देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, मैंने थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या बोला था, 1 of 20,000 इज रिफ्लेक्टेड बैक, 20,000 में से एक रे क्या आ रहा है बच्चा, पीछे आ रहा है। तो उसने बोला बच्चा कि साइज ऑफ द न्यूक्लियर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। जैसे मैंने बच्चा बोला कि एक फुटबॉल ग्राउंड कंसीडर करो, उसको बोलेंगे बच्चा एटम, और फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर पे अगर हमने फुटबॉल रखा तो उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे बच्चा, न्यूक्लियस। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल एक्सपेरिमेंट, दैट इज he was the first scientist to introduce nucleus to the world। okay, बच्चा न्यूक्लियस ये जो पूरा है ना, पूरा न्यूक्लियस, एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये इस साइंटिस्ट ने बोला बच्चा। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट है रुदरफोर्ड। ओके, सिंपल ऑब्जर्वेशन, सिंपल कंक्लूजन है। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन पहला ऑब्जर्वेशन है, क्या बोला मैंने, ऑब्जर्वेशन पहला क्या बोला, ओके, रेज, मोस्ट ऑफ द रेज क्या होती है, अल्फा रेज। बच्चा अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज है, ये ध्यान में रखो, अल्फा रेज क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। मोस्ट ऑफ द रेज, बताओ मोस्ट ऑफ द रेज क्या हो रही है, मोस्ट ऑफ द रेज अल्फा पार्टिकल्स, दैट इज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, 99% इज अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड का मीनिंग बच्चा वो जैसे आ रहा है वैसे ही पास हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में। ओके, वन सॉरी, वेरी डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ रेज है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और थर्ड इज 1 of 20,000 इज रिफ्लेक्टेड बैक, 1 of 20,000 क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है। चलो ठीक है। सिमिलरली इन द गोल्ड एटम देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस फ्रॉम वेयर द अल्फा रेज पासेस। ये देखो इसका कुछ ऑब्जर्वेशंस है, देखो बच्चा, ये स्मॉल एंगल से डेविएट होने वाला, द सेकंड रे हिट्स द गोल्ड फॉइल एंड टर्न्स बैक, ये पीछे आने वाला। ओके, लेट्स सी द रीजन बिहाइंड दिस। द सेकंड स्टोन हिट्स द फेन एंड टर्न्स बैक, फेन्स को हिट करो और बैक में आ रहा है। ओके, why does this happen, why does this happen, this happens because the stone hits the plank and does not allow the stone to pass through it। okay, ये है। और similarly in the gold atom there is a positively charged part
पार्ट विच टर्न्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा रेज। मैंने जैसे बोला बच्चा कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपल्शन। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल्शन। तो बच्चा जैसे ही पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस, पॉजिटिव पार्ट का मीनिंग क्या है, अल्फा रेज। बच्चा अल्फा रेज क्या करेगा, अल्फा रेज जैसे ही गोल्ड एटम के न्यूक्लियस को, मींस पॉजिटिव, अभी अभी मैं न्यूक्लियस नहीं बोलता, गोल्ड एटम के पॉजिटिव पार्ट को जैसे ही टकराएगा बच्चा, वो पीछे आएगा। ओके, ध्यान में रखना गोल्ड एटम को, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव में दो दो सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन। दो सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन। ओके, तो बच्चा देख लो अच्छे से ये एक्सपेरिमेंट। और थर्ड है वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। देखो वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, ये बताया उन्होंने। देखो वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंट। Majority of the rays passes through the gold sheet. This shows that the part from which the positively charged alpha rays turns back is very small in size compared to the empty space. This is overall Rutherford experiment. कौन सा एक्सपेरिमेंट है बच्चा, Rutherford एक्सपेरिमेंट है। ओके ठीक है बच्चा, Rutherford एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझना है, Rutherford एक्सपेरिमेंट में क्या क्या समझना है, बताओ बताओ। Rutherford एक्सपेरिमेंट से क्या क्या समझ में आया, क्लियर है। Rutherford एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया बच्चा। Rutherford एक्सपेरिमेंट में क्या 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 था, क्या क्या एक्सपेरिमेंटेशन लिया Rutherford एक्सपेरिमेंट में। मैंने हमने स्टार्टिंग में लिया बच्चा एक सोर्स ऑफ अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, बराबर। उसके बाद बच्चा हमने एक गोल्ड फॉइल लिया और एक 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 जिंक सर्विस फ्लोरोसेंट स्क्रीन लिया, एक शीट लिया जिस पर रेज आने के बाद चमक आती है, बराबर। ओके, ऐसा हमने कंसीडर किया था। उसके बाद बच्चा आप देखो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप भी मींस देखो ये एक्सपेरिमेंट कैसा है। इधर मान लो कि मैंने इधर एक गोल्ड फॉइल रखा और इधर से मान लो कि रेज आ रहा है, इधर से रेज आ रहा है मान लो। ओके, और ये है हमारी, ये क्या है हमारा वो स्क्रीन है। ओके, जिस पर टकराने के बाद चमक आएगी। ओके, ज्यादा से ज्यादा रेज क्या हो रहे थे, ज्यादा से ज्यादा रेज क्या हो रहे थे, जैसे आ रहे थे वैसे ही पास हो रहे थे। इसका मीनिंग मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम क्या होगा बच्चा, एम्प्टी होगा। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, 1/20,000 rays is reflected back. इसका मीनिंग size of the nucleus is very small as compared to the size of atom and very few are deflected by small angle. इसका मीनिंग इसका कंक्लूजन क्या बोलोगे आप, the if we found that every atom consists of positively charged center and that center is termed as nucleus. Hope you understand what is meant by Rutherford's alpha ray scattering experiment or discovery of nucleus. बच्चा क्लियर है। Conclusion: Rutherford's alpha particle scattering experiment show the presence of a nucleus in the atom. It also given the following important information about the nucleus of an atom. Okay, about the nucleus of an atom के बारे में वो information दे रहा है। अभी क्या क्या information है वो सब लोग देखें। Next, nucleus of an atom is positively charged. न्यूक्लियस ऑफ एन एटम क्या होता है बच्चा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, नेक्स्ट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड। ओके, पहला कंक्लूजन क्या है बच्चा, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। बच्चा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसका मीनिंग हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि न्यूक्लियस में बच्चा प्रोटॉन क्या है, बताओ बच्चा बताओ, प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन्स ना शेल्स में, दैट इज ऑर्बिट्स पे घूम रहा है। ओके, रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो every atom consists of nucleus और nucleus consists of proton. प्रोटॉन के साथ और एक पार्टिकल आएगा, आप ये कमेंट बॉक्स में लिखोगे प्रोटॉन के साथ और एक पार्टिकल आएगा। कौन सा पार्टिकल आएगा, प्रोटॉन के साथ और एक उसमें पार्टिकल होगा, जो मैंने पार्टिकल आपको इनिशियली बताया था। ओके, कौन सा पार्टिकल होगा, प्रोटॉन के साथ और एक पार्टिकल होगा। कौन सा पार्टिकल आएगा, प्रोटॉन के साथ और एक पार्टिकल होगा। इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, तो प्रोटॉन के साथ बच्चा और एक पार्टिकल होगा। कौन सा पार्टिकल होगा, जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में। यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। प्रोटॉन के साथ होगा बच्चा न्यूट्रॉन, वेरी गुड। एंड इलेक्ट्रॉन किधर होगा, इलेक्ट्रॉन किधर होगा,
इलेक्ट्रॉन किधर होगा? हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन किधर होगा? इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन किधर होगा। करेक्ट। नहीं, आउटर मोस्ट शेल से नहीं, हम शेल बोलेंगे उसको, हाँ शेल बोलेंगे। गुड ट्राई। ओके, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन द शेल्स। ओके, शेल्स ऑर्बिट्स, उसको बच्चा ऑर्बिट्स बोलते हैं। चलो रुदरफोर्ड के कंक्लूजन पे आते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। फर्स्ट, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड। ओके, नेक्स्ट, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम एज होल। जैसे मैंने बोला, याद करो एग्जांपल। एग्जांपल क्या बोला था मैंने? मैंने बोला एटम, ये एटम मींस फुटबॉल ग्राउंड एंड फुटबॉल के ग्राउंड के सेंटर। फुटबॉल ग्राउंड एंड फुटबॉल ग्राउंड का सेंटर कंसीडर करो, आपको समझ में आएगा। फुटबॉल ग्राउंड होगा बच्चा एटम, एंड फुटबॉल ग्राउंड का जो सेंटर होगा, ओके, वो होगा न्यूक्लियस। दैट्स इट। ओके, next, the radius of the nucleus has been found to be 10 की power 5 times smaller than the radius of the atom. Correct. Okay. The radius of the nucleus has been found to be 10 की power 5 times smaller than the radius of the atom. नहीं तो हम ऐसे बोल सकते हैं, radius of the atom is 10 की power 5 times larger than the radius of the nucleus. That's it. Okay, 10 की power 5 times larger than the radius of the nucleus. वही बात है, smaller larger में मैंने सिर्फ चेंज किया बच्चा। Okay, the radius of the nucleus has been found to be 10 की power 5 times smaller than the radius of the atom. Okay. ये देखो आ गया एग्जांपल, जो मैंने बोला एग्जांपल वो आ गया। ठीक है, क्या है देखो, relative size of the nucleus in an atom is roughly the same as that of the pea in the middle of the large stadium. Okay. बच्चा क्लियर है क्या आपको? मैंने जो बोला था वो करेक्ट है? बताओ, जो मैंने बोला था वो करेक्ट है ना? आया ना? मैंने यही तो बोला था आपको। एक फुटबॉल ग्राउंड कंसीडर करो और उसके सेंटर में एग्जैक्टली एक फुटबॉल रखो, तो जो फुटबॉल होगा वही वो क्या होगा बताओ? वो होगा न्यूक्लियस, और एटम की साइज सबसे बड़ी होगी। अभी आ गया बच्चा ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। ड्रॉबैक्स आ गए, देखो हर एक थ्योरी को ड्रॉबैक है, हर एक थ्योरी को ड्रॉबैक है। ओके बच्चा, लेकिन न्यूक्लियस की डिस्कवरी, न्यूक्लियस डिस्कवर करना बच्चा बहुत डिफिकल्ट टास्क था, ये इसने किया। देखो आज हम बोलते हैं बच्चा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट, आज बोलते हैं। देखो लेकिन उसको, उसके टाइम में इतना इंस्ट्रूमेंटेशन भी नहीं था बच्चा, इसने ये डिस्कवरी किया है बच्चा। कितना बड़ा साइंटिस्ट होगा, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट बच्चा रुदरफोर्ड। ओके, तो अभी बच्चा देखना है ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है बच्चा, क्या क्या है? मेजर ड्रॉबैक और डिफेक्ट ऑफ द रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम इज दैट इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अभी ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ, सुनो मेरी बात अच्छे से। बच्चा, आपको पता है कि मैंने अभी आपको बोला कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है ना बच्चा, ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो शेल्स पे होता है, एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी ये प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। चलो, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बच्चा मैक्सवेल। सुनो अच्छे से बात। ओके, जिस साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल, ये क्रिकेट वाला मैक्सवेल नहीं है। ओके, ये बच्चा, ये एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, और इसकी एक थ्योरी फेमस है, जिस थ्योरी का नाम है बच्चा मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी। ओके, कौन सी थ्योरी है बच्चा? मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी नाम की थ्योरी है। उस थ्योरी में उसने बच्चा बोला है, क्या बोला है? एवरी एक्सिलरेटेड पार्टिकल इमिट रेडिएशन। हर एक एक्सिलरेटेड पार्टिकल्स का मीनिंग है जिस पर वेलोसिटी होती है, वो सारे पार्टिकल्स बच्चा रेडिएशन इमिट करेंगे। वो क्या करेंगे? रेडिएशन इमिट करेंगे। बच्चा आप मुझे बताओ, अगर इस पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है और अगर उसने रेडिएशन इमिट किया, तो वो इधर ही रहेगा क्या? वो नीचे नीचे आएगा, और नीचे आके बच्चा किसमें गिरेगा? न्यूक्लियस में गिरेगा। आई एम टेलिंग यू, आई एम रिपीटिंग यू अगेन। ओके, ये कंसेप्ट मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात।
एक साइंटिस्ट है जिस साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल। ओके, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज मैक्सवेल। बच्चा मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने बोला इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बच्चा, इलेक्ट्रॉन ये कंटीन्यूअस, इलेक्ट्रॉन का नहीं, कौन सा भी एक एक्सीलरेटेड पार्टिकल ले लो, एक्सीलरेटेड पार्टिकल इमिट रेडिएशन। रेडिएशन क्या कर रहा है? इमिट। ओके, एक्सीलरेटेड पार्टिकल क्या करता है? रेडिएशन इमिट। अगर बच्चा वो रेडिएशन इमिट कर रहा है, सुनो मेरी बात अच्छे से, अगर वो रेडिएशन इमिट कर रहा है तो वो क्या करेगा? रेडिएशन इमिट करेगा और नीचे आएगा। ओके, तो बच्चा इसने बोला, सुनो मेरी बात, मैक्सवेल ने बोला कि अगर एक्सीलरेटेड पार्टिकल रेडिएशन इमिट कर रहा है तो वो नीचे आएगा, नीचे आएगा और कंटिन्यूअसली किस में जाएगा? न्यूक्लियस में जाएगा। इससे एटम की स्टेबिलिटी तो लूज हो जाएगी, बराबर। ओके, ये बच्चा रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, रुदरफोर्ड का बच्चा यही ड्रॉबैक है। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द और डिफेक्ट ऑफ द रुदरफोर्ड्स मॉडल of the atom is he does not explain the stability of the atom. Okay, stability of the atom के बारे में इसने बच्चा बताया नहीं। And any particle in a circular orbit will undergo acceleration, यही बोला था मैंने आपको। चलो ठीक है, during acceleration charged particles would radiate energy। बच्चा radiate energy का मीनिंग है emit radiation। Okay, emit करना means release करना। Okay, emit radiation, radiate energy। Okay, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। बराबर, वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा और नीचे आएगा। नीचे कौन है? न्यूक्लियस। बचा बराबर न्यूक्लियस के अंदर आएगा, न्यूक्लियस के अंदर आए तो एटम की स्टेबिलिटी खत्म। ओके, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल, न्यूक्लियस में नहीं आना चाहिए। न्यूक्लियस में पहले से कौन कौन है? पहले से है प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है। ओके, पहले से प्रोटॉन न्यूट्रॉन किधर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और दूसरा कौन सा आया? फिर से इलेक्ट्रॉन भी आ गया, क्योंकि मैक्सवेल ने ये बोला अगर कोई भी पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है तो वो एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा तो वो नीचे आएगा, नीचे कौन है? न्यूक्लियस है, तो एटम की स्टेबिलिटी खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। every atom is stable and neutral। ओके, तो बच्चा ये थ्योरी, रुदरफोर्ड की थ्योरी बच्चा इस assumption के वजह से, इस टू मैक्सवेल के वजह से बच्चा ये थ्योरी क्या हुई? फेल गई। होप यू अंडरस्टैंड बच्चा, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ या ना बोला? हाँ या ना? यस, बताओ समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, देखो, if if this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form of that we know। Okay, ये बच्चा टोटल क्या हो गया इसका? इसका हो गया लिमिटेशन। Okay, drawbacks, we know that atoms are quite stable, atoms are quite stable। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 18 एलिमेंट्स देखना है हमें। ओके, बच्चा आपका, आपको आज का समझ में आया मैंने क्या क्या बोला? हाँ या ना? क्लियर थी ना? क्लियर ना? हमने क्या क्या स्टडी किया पहले से? पहले से हमने देखा बच्चा एटम्स डिविजिबल होता है कि इंडिविजिबल होता है। ओके, ओके, एटम्स हमने क्या बोला? एटम्स डिविजिबल होता है कि इंडिविजिबल होता है? एटम्स डिविजिबल है कि इंडिविजिबल है? बताओ, एटम्स डिविजिबल है कि इंडिविजिबल है? एटम्स इज, एटम्स आर, एटम्स आर डिविजिबल। यस, एटम्स आर क्या होते हैं? डिविजिबल। एटम्स होते हैं बच्चा डिविजिबल, बराबर है। ओके, एटम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स है? ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की साइंटिस्ट जे थॉमसन। ओके, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? किसने किया? प्रोटॉन की डिस्कवरी बच्चा किया साइंटिस्ट गोल्डस्टेन। यस, एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया बच्चा? साइंटिस्ट, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज चैडविक। ओके, बाद में न्यूक्लियस आया बच्चा। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रुदरफोर्ड साइंटिस्ट ने, लेकिन वो फेल गया, बराबर। उसके बाद बचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बच्चा देखो, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहला बच्चा एक साइंटिस्ट है जो वेरी जीनियस साइंटिस्ट है। ओके, वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज नील्स बोहर। ओके, he also was the student of, he also was the student of बच्चा थॉमसन। बच्चा मैंने बोला थॉमसन के दो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। टीचर ही इतना ब्रिलियंट था तो स्टूडेंट क्या क्या होगा, बराबर।
ओके बच्चा, वो थॉमसन के दो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे बच्चा। ओके, एक था एक था, मैंने बोला उसका नाम है रुदरफोर्ड। ओके, और दूसरा है नील्स बोहर। ओके, तीनों को नोबेल प्राइज ना, तीनों को नोबेल प्राइज है। थॉमसन को भी नोबेल प्राइज है, बोहर को भी नोबेल प्राइज है, एंड रुदरफोर्ड को भी बच्चा नोबेल प्राइज है। अलग अलग कंट्रीब्यूशन के लिए, थॉमसन के लिए अलग एक्सपेरिमेंट के लिए मिला है, बोहर के लिए नोबेल प्राइज बच्चा इस थ्योरी के लिए मिला है। इस मींस कौन सा थ्योरी? एटॉमिक मॉडल के लिए बच्चा, इसका एटॉमिक मॉडल वेरी फेमस था। ओके, तो अभी देखो, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अ एटम and overcome the objection against Rutherford model of an atom. Niels Bohr was the colleague था। किसका colleague था? रुदरफोर्ड का बच्चा colleague था। ओके, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल गया, उसके बाद आया साइंटिस्ट बच्चा नील्स नील्स सॉरी रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड का भी मॉडल फेल गया बच्चा, और उसके बाद ये साइंटिस्ट इसने अपना मॉडल दिया। उन दोनों के मॉडल्स में उसने रेक्टिफिकेशन किया। व्हाट इज मीन बाय रेक्टिफिकेशन? उसने उसका जो एरर्स था, उसने उसका लिमिटेशन था, वो रिमूव किया, और उसके बाद उसने बच्चा अपना मॉडल दिया, नील बोहर का मॉडल, फेमस मॉडल है। ओके, नील बोहर gave a new arrangement of electrons in the atom in 1930। in 1930 1913 में उसने दिया। देखो, ये देखो, नील बोहर was born in Copenhagen on 7th October 1885। ओके, 1885 में ये बॉर्न हुआ। ओके, he was appointed professor of physics at Copenhagen University in 1916। okay, next, he got the Nobel Prize for his work on the structure of atom in 1922। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे उसका, वैसे बोर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, और ये तीन साइंटिस्ट का नाम नहीं आया, ऐसा कभी भी नहीं होगा बच्चा। ओके, तो बच्चा ये वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज नील्स बोर। ओके, नील बोर बोलते हैं। 1922 में among the Professor Bohr's numerous writings, uh, three appearing as books. Okay, three appearing books are first is the theory of spectra and atomic constitution। atomic theory ये कुछ हमें ये नहीं है इतना, atomic theory and the description of nature। okay, अभी बोर्स मॉडल ऑफ एटम हम ये पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, in order to overcome the objections raised against Rutherford model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of the atom। मैंने बोला कि बोर ने बच्चा, सॉरी रुदरफोर्ड ने बच्चा एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बोला। किसके बारे में नहीं बोला? एटम की स्टेबिलिटी। बच्चा, रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, नो डाउट इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बच्चा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जो मैक्सवेल आ गया, उस मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी के बारे में बोला। इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी के बारे में बोला बच्चा, इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी है ना, वो इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी ने तो रुदरफोर्ड को फेल ही किया। ओके, तो प्रॉब्लम ये ओवरकम करने के लिए ये साइंटिस्ट आया। मेरे दोस्त का मॉडल फेल गया, तो नील बोर ने बच्चा अपना मॉडल पुट फोर्थ किया। ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर हिज फेमस मॉडल। ओके, क्या मॉडल था? इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, नील बोहर put forward the following postulates about the model of the atom। ओके, क्या क्या है देखो, only certain special orbits, very important concept, very important concept, only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom। correct। okay, only certain special orbits का मीनिंग ये देखो बच्चा, this is nucleus of an atom, ये है nucleus of an atom, ये nucleus of an atom है, और ये है, इसको उसने बच्चा नाम दिया, ये देखो, ये nucleus of the atom होने के बाद बच्चा ये जो शेल्स है, शेल्स को जरा सा अच्छे से देखो, न्यूक्लियस के बाद ये फर्स्ट शेल है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, और ये फोर्थ शेल है, बराबर। फर्स्ट शेल यानी के शेल, सेकंड शेल यानी एल शेल, थर्ड शेल यानी एम शेल, और लास्ट शेल यानी एन शेल। अच्छे से देखना, सेल में इलेक्ट्रॉन, सेल यानी ऑर्बिट बोलेंगे उसको, ऑर्बिट बोलते हैं, मेन एनर्जी लेवल बोलते हैं। और दूसरी बात क्या है बच्चा, ये जो ऑर्बिट्स है, नहीं तो सेल्स है,
इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, assumption बोल रहा हूं बच्चा मैं आपको, इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, ओके, उस सर्कुलर पाथ को बच्चा उसने नाम दिया ऑर्बिट। क्या नाम दिया? ऑर्बिट। बच्चा ऑर्बिट को जरा सा हम दूसरे कंसेप्ट से, दूसरे वर्डिंग से देखेंगे, और वो वर्डिंग क्या है बच्चा? स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलेंगे हम उस बच्चा उसको? स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलेंगे बच्चा? स्टेशनरी ऑर्बिट। ऑर्बिट को जरा सा दूसरा कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट का नाम है बच्चा स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय स्टेशनरी ऑर्बिट? मैं आपको बोलता हूं, सुनो। ओके बच्चा, स्टेशनरी ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट। व्हाट इज मीन बाय स्टेशनरी ऑर्बिट? स्टेशनरी ऑर्बिट का मीनिंग है बच्चा, उस इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट के लिए एनर्जी बच्चा कांस्टेंट। ओके, तो अगर बच्चा एनर्जी उस ऑर्बिट के लिए, उस ऑर्बिट के लिए मान लो इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है, तो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बच्चा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब आप मुझे बताओ, अगर इस ऑर्बिट के लिए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ओके, इस इलेक्ट्रॉन की इस ऑर्बिट के लिए एनर्जी मान लो कांस्टेंट रहेगी, तो वो इमिट करेगा क्या? नहीं करेगा। इमिट नहीं करेगा, इसका मीनिंग वो नीचे आएगा क्या? नहीं आएगा। और नीचे नहीं आएगा तो एटम की स्टेबिलिटी एज इट इज रहेगी। ये ध्यान में रखना। ओके, तो बच्चा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि उसने बच्चा ऑर्बिट से अच्छा है नाम स्टेशनरी ऑर्बिट्स की कंसेप्ट के बारे में उसने बोला। बच्चा स्टेशनरी ऑर्बिट का मीनिंग है, सपोज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट के लिए उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ओके, उसका मीनिंग है, नाम है स्टेशनरी ऑर्बिट। क्लियर है? चलो ठीक है, अभी देखो पहला, only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. While revolving in a discrete orbits, the electron do not radiate energy. Correct. आ गया देखो. Okay. While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. Electrons radiate energy नहीं करेगा. बच्चा मान लो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रेडिएट ही नहीं कर रहा है, तो नीचे आएगा क्या? नीचे कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास आएगा क्या? नहीं आएगा। एटम की स्टेबिलिटी रहेगी, एटम की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। रिमेंबर, ओके। तो व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट, क्या लिखा? व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? रेडिएट एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, these orbits are or shells are represented by the letters K, L, M, N or the numbers 1, 2, 3, 4. Remember, these orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N or the numbers N is equal to 1, 2, 3, 4. Remember, ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1, 2, 3, 4 से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो K, L, M, N से रिप्रेजेंट करेंगे। रिमेंबर, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? K, L, M, N से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो 1, 2, 3, 4 से रिप्रेजेंट करेंगे। बघा समजते का व्यवस्थित? ओके, these orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N or the letters N is equal to 1, 2, 3, 4. Okay, इससे रिप्रेजेंट। बच्चा, how to calculate electrons in an orbit? How to calculate electrons in an orbit? The formula is बच्चा 2n square. इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है बच्चा 2n square। देख लो अच्छे से। There is a limit to the number of electrons which is energy level can hold. और उस वो लिमिट है ना, उस लिमिट का फॉर्मूला है बच्चा 2n स्क्वायर। मैंने पहले ही बोला आपको। देखो ये लिमिट है, देखो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल। देखो इधर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल ऑफ द एटम इज गिवन बाय कौन सा? 2n स्क्वायर। ये किससे बोलेंगे? 2n स्क्वायर, where n is the number of that energy level, where n क्या होगा? नंबर ऑफ दैट एनर्जी लेवल। अभी देखेंगे अच्छे से, सब लोग देखोगे, एक मिनट। बच्चा मान लो ये देखो, इधर इधर ये जो एटम मेरे पास है, उसके पास देखो। हाँ, जरा सा मैं जूम करता हूं इसको, देख लो अच्छे से। बच्चा ये है फर्स्ट सेल, बराबर? तो बच्चा फर्स्ट सेल के n कितना आएगा? 1। और मैंने n इज इक्वल टू 1, मैंने क्या बोला? फॉर्मूला क्या होता है? हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर है बच्चा। तो मान लो कि ये फर्स्ट सेल है, उसके लिए n कितना होगा? 1। n कितना होगा? 1। सब्स्टिट्यूट करो, 2 into 1 स्क्वायर। 2 into 1 स्क्वायर कितना होता है?
आंसर होगा 2 इंटू वन स्क्वायर, आंसर होगा 2। इसलिए बच्चा के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। उसके बाद फोकस करो एल शेल पे, फोकस करो एल शेल पे। ओके, एल शेल पे 2 इंटू टू स्क्वायर, सेकेंड शेल है ना बच्चा, सेकेंड शेल के लिए एन कितना रखोगे? 2। एन कितना रखोगे? 2 ना, तो 2, 2 इंटू टू स्क्वायर, टू स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो बच्चा एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 8। वेरी गुड। ओके, एम देखो, अब एम, एम के लिए कितना होगा? एम के लिए कितना होगा बताओ? मैंने लिखा है ऊपर, उधर उधर स्लाइड में आया है देखो, लेकिन आप बोलोगे एम, एम के लिए कितना होगा? कैसे निकाला? 2 इंटू कितना स्क्वायर? 2 इंटू क्या करना है? 2 इंटू, यस बताओ, यस यस यस, 2 इंटू थ्री स्क्वायर, क्या करना है? 2 इंटू थ्री स्क्वायर, बराबर। ओके, थ्री स्क्वायर होता है बच्चा 9, करेक्ट, वेरी गुड। थ्री स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू टू कितना हो जाएगा? 18। तो बच्चा एम शेल की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की होगी। नेक्स्ट, एन शेल की कैपेसिटी कितनी होगी? 2 इंटू फोर स्क्वायर, फोर स्क्वायर होता है बच्चा 16, 16 इंटू टू कितना हो जाएगा? 32। तो बच्चा आ गया ये 30। करेक्ट है? यस 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 यस। तो बच्चा ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, ये बोर ने फॉर्मूला बताया, ये 2n स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चा, ये देखो, ये है फॉर्मूला। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which can be accommodated in any energy level of the atom is given by 2n square, where n is the number of that energy level। और उसी को ही बच्चा हम ऑर्बिट ऐसा नाम देंगे, क्या नाम देंगे? ऑर्बिट ऐसा नाम देंगे। ओके, देखो इधर लिखा है के शेल 2n स्क्वायर, एल शेल 2 इंटू टू स्क्वायर, एम शेल 2 इंटू थ्री स्क्वायर, एन शेल 2 इंटू फोर स्क्वायर। करेक्ट, करेक्ट हो गया बच्चा? ठीक है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी का लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बच्चा, सही लगा? सही, सबको समझ में आया अच्छे से? करेक्ट, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। और पढ़ लेना बच्चा, बहुत अच्छे से पढ़ना। बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।